प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड का 5वां पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की लेखिका हैं चपला देवी। सबसे पहले हम लेखिका का जीवन परिचय पढ़ेंगे, इसके पश्चात संक्षिप्त पाठ परिचय और उसके बाद हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। लेखिका चपला देवी। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। पाठ परिचय। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएं, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो हम देखते हैं पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। हमने देखा कि इस पाठ की लेखिका चपला देवी ने इस पाठ में बताया है कि किस प्रकार से सन 1857 के विद्रोही क्रांतिकारी नेता नाना साहब धंधुपंत जब उस 1857 के विद्रोह में सफल नहीं हो पाते हैं और असफल होकर के वहाँ से कानपुर से उनको भागना पड़ता है, तो जल्दबाजी में अपनी पुत्री को अपने साथ नहीं ले जा पाते हैं और उसका नतीजा यह निकलता है कि वह नन्ही बालिका अपने पिता के महल में बिठूर में अकेली रह जाती है और अंत में स्थिति यह होती है कि अंग्रेज़ सैनिक आकर के उसे गिरफ्तार करते हैं, उसे जेल में ले जाते हैं और वहाँ रात को उसको जला करके मार दिया जाता है। पाठ प्रारंभ। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। नाना साहब की पुत्री का नाम था मैना देवी। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। कानपुर में सबसे पहले अंग्रेज़ सैनिक वहाँ क्रांतिकारियों को मारते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद में वो सैनिक दल बिठूर की ओर, जहाँ के धंधुपंत थे, नाना साहब धंधुपंत, उनके महल की ओर रवाना हो जाते हैं। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया
पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। नाना साहब के महल को लूटने के बाद अंग्रेज़ खुश नहीं हुए, क्योंकि ज़्यादा संपत्ति उन्हें हाथ नहीं लगी थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई न दी थी। वह महल इस प्रकार से एक तिलस्मी महल था, एक विशाल महल था कि अंग्रेज़ों को इतना लूटपाट मचाने के बावजूद भी वह बालिका वहाँ महल में कहीं नज़र नहीं आई। और जब अंग्रेज सेनापति के साथ उसके सैनिक बाहर जाकर के तोप के गोलों से उस महल को ख़त्म करने की बात करते हैं, उस समय वह बालिका अपने महल में से निकल कर के बरामदों में घूमती हुई दिखाई दी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पायु की थी मैना देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती हैं? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति जब बालिका की बात सुनता है तो कहता है, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका कहती है, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति कहते हैं कि यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है। नाना साहब यहाँ रहते थे और वो विद्रोहियों के नेता रहे हैं। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। तो बालिका का जवाब होता है कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। वो सेनापति से मकान की रक्षा करने की, उस महल की रक्षा करने की बातें कहती है मैना। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। वह बालिका मैना उस सेनापति को पहचान जाती है। उस सेनापति का नाम था जनरल हे। बालिका कहती है, मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी, जनरल हे की पुत्री का नाम था मेरी, मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। इस प्रकार से मैना जनरल हे को उसकी पुत्री की और अपनी मित्रता की बात याद दिलाती है और कहती है कि उसकी मृत्यु होने पर मैं बहुत दुखी हुई थी। आपकी पुत्री मेरी की लिखी हुई एक चिट्ठी मेरे पास आज भी सुरक्षित है। उस बालिका की यह बात सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, उसकी सखी हो, उसकी सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। जब मैना अपना परिचय देती है और जनरल हे को पहचान लेती है तो जनरल हे कहता है कि मैं जिस सरकार का
नौकर हूँ, उस सरकार की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयास जरूर करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने कहा विनयपूर्वक कि मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है। क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? जनरल हे प्रधान सेनापति जनरल आउटरम से नाना साहब के महल को बचाने की बातें कहता है। आउटरम जवाब देता है कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे कहता है तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम कहते हैं, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना के लड़के को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर से घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला, पर मैना का कहीं पर भी पता नहीं लग सका। अंग्रेज सिपाही मैना को उस महल में कहीं भी नहीं खोज पाए। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था। लॉर्ड कैनिंग कौन? गवर्नर जनरल, जिसके पास सेनापति हे ने एक पत्र भेजा था उस महल की रक्षा के लिए। तो बदले में लॉर्ड कैनिंग का जवाब आता है एक तार के द्वारा। उसका आशय इस प्रकार से था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा पाकर नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया। लंदन में एक टाइम्स पत्रिका निकलती है, उसमें एक लेख छपा था। उसमें क्या लिखा था कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। जनरल हे ने, सेनापति हे ने नाना की कन्या मैना पर दया दिखाने की बात क्यों लिखी थी? क्योंकि मैना ने सेनापति हे को उसकी पुत्री मेरी और स्वयं की बचपन की मित्रता के विषय में याद दिलाया और कहा कि आप भी मेरे घर आया करते थे, आपकी पुत्री मेरे घर आया करती थी और आप मुझे पुत्री के समान प्रेम करते थे। अपनी पुत्री की सहेली होने के नाते उस छोटी बालिका के प्रति सेनापति हे के मन में दया आ जाती है, इसलिए वह जनरल के पास पत्र लिखता है, जिसमें सर हे ने
नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धाश्रम में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं भी मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें वहाँ पार्लियामेंट में इंग्लैंड में हुई थी। जनरल हे की, सेनापति हे की उसमें हंसी उड़ाई गई थी। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट खंडहर, प्रासाद, महल, भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओहो, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में, उस समय डर जाती है जब उसे गिरफ्तार किया जाता है, आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। वहाँ कानपुर के किले में लाकर के रात्रि में उसे जिंदा जला दिया गया और दूसरे दिन वहाँ एक अखबार प्रकाशित होता है जिसका नाम है बाखर, उसमें उसका विवरण छपता है। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो इस प्रकार से नाना साहब की पुत्री मैना को जिंदा ही जला करके मार दिया गया।